पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो प्रस्तावना है। इंडियन पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो प्रस्तावना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CUT PG का जो सिलेबस है उसके अंदर प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल पहली यूनिट है, और यदि हम UGC नेट JRF की बात करें तो उसमें भी प्रियम्बल जो है वो एक टॉपिक के रूप में दिया गया है। इसलिए यदि प्रियम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो ये UGC नेट JRF और CUT PG दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज जो है हम प्रस्तावना के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसका इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। तो उन फैक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितना भी प्रस्तावना से रिलेटेड डिबेट है, प्रस्तावना का क्या महत्व है उसको समझेंगे, या फिर प्रस्तावना से जुड़े हुए जितने भी वाद विवाद हैं, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जजमेंट पेश किए गए, उन सभी को आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रस्तावना को समझते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पृष्ठ है उस पे हमें उद्देशिका या फिर प्रस्तावना देखने को मिलता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी पूरी प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका है। तो प्रस्तावना, ये सवाल आता है कि प्रस्तावना जो है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से इमर्ज हुआ। तो यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले USA अमेरिका के संविधान जब बन रहा था तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जिक्र किया गया और प्रस्तावना को बनाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट करते हैं कि सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो कहाँ, किस में शामिल किया गया या फिर किस देश ने इसको बनाया, वो है USA। अमेरिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि USA यानी कि अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार जो है वो प्रस्तावना को जो है शामिल किया गया था। अब इंडिया का जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा में इसके ऊपर डिस्कस हो रहा था, तो सब लोग अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रख रहे थे, अपने अपने थॉट जो है वो इसके सामने रख रहे थे, क्योंकि संविधान जो है वो कोई एक छोटी इकाई नहीं है, बहुत बड़ा संविधान है और सब अपने अपने विचार रख रहे थे। अब यहीं से जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को, कब, पॉइंट नोट करते रहें, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या रखते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव रखते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव। अब देखो, ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है
अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान था उसका नेहरू जी ने अध्ययन किया और यहाँ अमेरिका का जो संविधान था उसकी जो प्रस्तावना थी उसी के बेस पर जो है इन्होंने अपना उद्देशिका प्रस्ताव बनाया और इसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अब ये पूछा जाता है प्रश्न कि जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है ये किससे प्रभावित थी, तो सिंपल सीधा सीधा है कि वो यूएसए के संविधान से प्रभावित थी, क्योंकि नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में रखा वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित था। उसी के संविधान या फिर उसकी जो प्रस्तावना थी उसका अध्ययन करके कुछ विशेष बातों को जो है नेहरू जी ने इसके अंदर अपने उद्देशिका प्रस्ताव बनाई थी। अब यही उद्देशिका प्रस्ताव जो है आगे चलकर प्रस्तावना बनती है। कब? डेट नोट करें आप, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देशिका प्रस्ताव थी जिसे नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्या किया गया? इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और यही आगे चलकर क्या बन गया? प्रस्तावना। ये 22 जनवरी 1947 को जब नेहरू जी की जो उद्देशिका प्रस्ताव थी जो उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था तो बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा, समझा, जाना और इसे स्वीकार कर लिया। यही आगे चलकर प्रस्तावना बना। तो उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, बस इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि उद्देशिका प्रस्ताव वो थी जब नेहरू जी ने इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और जब इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया तो ये प्रस्तावना बन गई। किसकी प्रस्तावना बनी? हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रथम पृष्ठ जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, ये मूलभूत आदर्श हैं। संविधान का पूरा निचोड़ इसके अंदर सम्मिलित होता है। ये संविधान का आदर्श है। इसे संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी आपको प्रस्तावना कैसी बनी, कैसे इसका एमर्ज हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला कि संविधान में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श है, यहां पर देखो, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है इसे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से वर्ड। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो वर्ड हैं
हमारे प्रस्तावना में, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हम भारत के लोग, जो इसके अंदर शब्द है। कौन सा? ये पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग। ये जो है, ये पूरे संविधान की जो शक्ति है उसका स्रोत है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। उसमें 2-3 वर्ड जो है वो प्रस्तावना से दे दिया जाएगा। गणराज्य दे दिया जाएगा, समता दे दिया जाएगा, स्वतंत्रता दे दिया जाएगा, लोग दे दिया जाएगा। तो जो हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की शक्ति। ओके, तो आगे हम एक और देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये जो शब्द हैं ये कब जोड़े गए? क्योंकि जो मूल संविधान था, जो उसकी प्रस्तावना थी, उस समय ये जो शब्द है इसका वर्णन इसमें नहीं था। कौन कौन से शब्द? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, और अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। इसे बाद में संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बनता है, पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, ये जो शब्द है ये कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। मैं यहां लिखता हूं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये जो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द संविधान में कब जोड़ा गया या फिर संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन।
कब हुआ था? 1976। इस संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जो हैं वो हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक और फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की जो तिथि है उसका उल्लेख किया गया है, 26 नवंबर 1949 का। यहाँ पर देखो 26 नवंबर 1949 इस तारीख का जो है वर्णन हमें प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रस्तावना में डेट का उल्लेख है या नहीं है, ये पूछ लिया जाता है। या फिर ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारी जो उद्देशिका है उसमें कौन सी डेट का मेंशन है, उसमें कौन सी तिथि जो है वो वर्णित की गई है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, ऐसे जो महत्वपूर्ण इवेंट हैं उनका जो है वो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस तारीख को, उस डेट जो है वो जो तारीख है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर जो उद्देशिका प्रस्ताव है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें इस तारीख को आप देख सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपको प्रस्तावना के बारे में जो कुछ मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर जो है प्रस्तावना के महत्व के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कुछ कहा है। प्रस्तावना का महत्व यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो एक एक करके अब हम यहाँ पर उन थिंकर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन्होंने प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए या फिर इसके महत्व को समझते हुए अपने कुछ तर्क या फिर कुछ शब्द प्रस्तावना के बारे में कहा है। उनके कथन को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कौन? ये हैं हमारे कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर इन्होंने कहा है संविधान हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, उन्होंने प्रस्तावना को कहा है या फिर प्रस्तावना के संबंध में जो उन्होंने कथन दिया है वो ये है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है? ये हमारे कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। इसके अलावा अगले जो हैं वो हैं
के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी इन्होंने क्या कहा है उसे हम देखते हैं। इनका कहना है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। क्या चीज? प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसके अलावा अगले जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उसमें हमारे आते हैं सर अर्नेस्ट बार्कर। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी किताब भी कई बार जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है। अर्नेस्ट बर्कर जो हैं, इन्होंने प्रस्तावना का जो जिक्र है वो अपनी इम्पॉर्टेंट, उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है उसमें इसका उल्लेख किया है। वो कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। 1951 में ये बुक पब्लिश होती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये किताब। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। उन्नीस सौ 1951 में ये पब्लिश होती है। इस बुक के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, जब मैं पॉलिटिकल थियरी के ऊपर डिस्कस कर रहा था, या फिर जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी मैंने इस किताब के बारे में बताया था। ये किताब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी जो किताब है, ये आप रट लीजिए कि ये अर्नेस्ट बर्कर ने लिखी है। इसके अलावा जो हमारे के.एम. मुंशी हैं, इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है इसको जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है इन्होंने? जन्म कुंडली। ये शब्द आप याद रखें कि जन्म कुंडली प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने कहा है। इसके अलावा हमारे जो बी.आर. अम्बेडकर हैं, जो हमारे अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा है। क्या कहा है? संविधान की कुंजी। हमारे अंबेडकर साहब का ये जो कथन है, कथन कहें या इन्होंने जो प्रस्तावना को बोला है
कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है। इससे भी प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं कि संविधान की कुंजी किसने कहा है प्रस्तावना को, तो ये हमारे BR अम्बेडकर साहब हैं। बारकर, इनकी फेमस किताब प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे उसमें भी आप ये देख पाएंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किताब है ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है। इसीलिए इस किताब को तो आप याद कर लें, एकदम से अपने दिमाग में बैठा लें। कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को जो है दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया है। ये देखिए, दीर्घकालिक सपनों का विचार। इसके अलावा KM मुंशी जो हैं वो इसे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहते हैं। साथ ही साथ KM मुंशी जो हैं वो प्रस्तावना को जन्म कुंडली बताते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वो जन्म कुंडली है। इस प्रकार से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न के ऊपर बहुत सारा डिबेट है, उस डिबेट को हम समझेंगे वन बाय वन, क्योंकि इसके जो डिबेट से संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो 368 संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है वो सीधे सीधे कहता है कि भारत की जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जिस संसद का निर्माण करते हैं वो संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है 368 के तहत। अब क्या ये संभव है कि हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सके, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका फर्स्ट पृष्ठ जो है वो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना से संबंधित है। तो यहाँ पर ये सवाल उठा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, तो हमारी जो संसद है वो इसमें संशोधन नहीं कर सकती। कुछ ने कहा कि ये मूलभूत आदर्श है, इसमें तो 368 के तहत संशोधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि आप इसके अंदर संशोधन करते हैं तो हमारी पूरी जो संविधान की जो एक स्वरूप है या उसका जो ढांचा है वही कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत सारे डिबेट रहे, बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे वाद विवाद हुआ, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकाला गया। तो इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं और जानते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसका क्या उचित आंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वाद विवाद इसके ऊपर हुए हैं कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है, यदि है हिस्सा तो क्या इसके अंदर संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उससे रिलेटेड बहुत सारे विवाद हुए हैं। तो यहाँ उस विवाद से संबंधित जितने भी केसेस रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो केस हैं इसके नाम जो है आपको पूछे जाते हैं, या फिर इस केस में क्या हुआ उससे भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहला जो विवाद था जो उठाया वो था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। पहला कौन सा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल।
ये कब? ये 1957। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। इसमें क्या बोला गया? ये कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस केस में प्रस्तावना से संबंधित ये निर्णय लिया गया। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आया वो था बेरुवाड़ी यूनियनवाद। ये कब आया? ये आया 1960 में। मैं यहाँ पर जो पूरी क्रोनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इन जजमेंट को रख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैच द फॉलोइंग में आपको जजमेंट भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा जजमेंट है, उसको आप क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाएं। वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करेगा। हाँ, तो इस केस में क्या हुआ था? जो जजमेंट आया उसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा गया? कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि अब ये कहा गया कि जब ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, तो जो हमारी विधायिका है, संसद है, वो तो इसमें संशोधन कर ही नहीं सकती, क्योंकि संसद जो है वो केवल संविधान के अंग में ही संशोधन कर सकती है, हर किसी चीज़ में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर आया कि अब जो विधायिका है वो संशोधन प्रस्तावना के अंदर कदापि नहीं कर सकती। अर्थात जो हमारी विधायिका है, संसद, वो जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट जजमेंट जो आता है, जो महत्वपूर्ण केस है, वो है जिसने सारे डिबेट को पलट कर रख दिया और भारत के संविधान में या भारत के इतिहास में ये जो केस है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। 1973 में ये केस आया।
केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल आपको जो है बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जजमेंट था जिसने संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इसने एक तरफ प्रस्तावना का जो डिबेट चल रहा था उसको भी सॉल्व कर दिया, और दूसरी तरफ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का डिबेट चल रहा था कि उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको भी इसने पलट दिया और उसका भी इसने जो आंसर है वो दे दिया। कैसे, अब हम इसको समझते हैं। इसने सीधे सीधे कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है ये स्पष्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो विधायिका है, जो संसद है, वो इसके अंदर संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 का उपयोग करके, यानी कि संशोधन संभव है। हो सकता है। इस प्रकार अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। अब चूंकि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, तो इसमें संशोधन हमारी संसद कर सकती है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद 3 साल बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है, जिसके तहत हमारी प्रस्तावना में संशोधन होता है और इसमें 3 शब्द जो है वो जोड़े जाते हैं, जो कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बयालीसवां संविधान संशोधन मैं यहां लिख देता हूं। 42वां संशोधन कब? 1976। इस जजमेंट के 3 साल बाद संशोधन होता है और हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसके द्वारा जोड़ा गया। तो अब यहाँ पर जो अब तक डिबेट चल रहा था कि संविधान ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, वो सब क्लियर हो गया। यहाँ पर सीधे सीधे केशवानंद भारती केस में कहा गया कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन कर सकती है, अर्थात जो ये प्रस्तावना है इसे भी संविधान का अंग माना गया और ये बताया गया कि जो हमारी संसद है वो 368 का प्रयोग कर हमारी प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। और इस जजमेंट के 3 साल बाद जब 42वां संविधान संशोधन होता है
तो वहाँ पर इसका जीता जागता सबूत हमें देखने को मिलता है। हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं हमारी प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। इसी केस में जो हमारा मौलिक अधिकार का विवाद है कि उसके अंदर संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं और मौलिक कर्तव्य जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें से कौन बड़ा है? क्या यदि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनके ऊपर भारी पड़ते हैं, या फिर जब हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं या जो सिद्धांत हैं, यदि इसमें और हमारे मौलिक अधिकार के बीच में यदि विवाद होता है, इनके बीच जब मामला फंसता है, तो ऐसे में मौलिक अधिकार को ऊपर माना जाएगा या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ऊपर माना जाएगा। इस डिबेट को भी केशवानंद भारती केरल राज्य का जो ये केस था, इसे सॉल्व किया गया और वहाँ पर एक नई टर्म को जनरेट किया गया। एक नया टर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो ये था कि संविधान की जो मूलभूत संरचना है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको बिना छुए, वो जो आधारभूत ढांचा है उसको प्रभावित किए बिना जो है आप मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं। और इसी केस के बाद जो है 44वां संविधान संशोधन जब होता है 1978 में, तब जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया और इसे कानून बना दिया गया। हमारा जो अनुच्छेद 30 था संपत्ति का अधिकार, इसे खत्म कर दिया गया और इसे एक कानून बना दिया गया। तो आई होप यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे कि प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों में संशोधन संभव है। प्रस्तावना में तो सीधे सीधे आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, एक शब्द गढ़ा और बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बगैर आप मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन जो है वो कर सकते हैं। प्रस्तावना से संबंधित एक आखिरी जजमेंट है या फिर एक आखिरी मामला है, उसको भी हम जान लेते हैं। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो है LIC ऑफ इंडिया मामला, जो कि 1995 में आता है। ये मामला जो है ये 1995, ये मामला 1995 में आता है। यहाँ पर इसका जिक्र करना मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि इस निर्णय में जो है प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना गया। क्या बताया? प्रस्तावना जो है संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान का आंतरिक हिस्सा। आंतरिक हिस्सा है। क्या बताया? प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रस्तावना के ऊपर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था या फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से जो कुछ भी ज़रूरी था, उसे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके सामने रखा है। और प्रस्तावना से संबंधित ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो प्रस्तावना के ऊपर थी। हम अपनी वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।